हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स विद अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोगों ने इसके 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, देख लीजिए। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 4.4। प्रैक्टिस सेट 4.4 में हम ब्रोकरेज के ऊपर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब ब्रोकरेज क्या होता है और क्यों होता है वो हम देखते हैं। इमेजिन करो कि पप्लू को शेयर्स लेने। अब शेयर्स वो नीचे लोकल मार्केट में तो जाके नहीं ले सकता है ना, सब्जी वाले के पास ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे शेयर्स चाहिए। उसको कहां जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट। तो ये बहुत इजी होता कि पप्लू स्टॉक मार्केट वाले को पैसा देता और स्टॉक मार्केट वाले उसको शेयर्स दे देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्टली कोई भी बायर स्टॉक मार्केट के साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में बैठा होता है ब्रोकर। ब्रोकर बोलेगा कि तुम लोग डायरेक्टली कर लोगे डील तो मैं क्या अचार बनाऊं, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। पप्लू को अगर स्टॉक मार्केट से शेयर्स लेने हैं तो उसको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ये पैसे वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकता, पैसे उसको ब्रोकर को देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ब्रोकर वो पैसे स्टॉक मार्केट को देगा, स्टॉक मार्केट शेयर्स देगा ब्रोकर को और ब्रोकर वो शेयर्स पप्लू को देगा, ठीक है। पप्लू को शेयर्स मिल गए लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से नहीं मिले, ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ा। अब आप सोचेंगे ब्रोकर क्यों होता है बीच में? ब्रोकर ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है, ठीक है। पप्लू की सारी डिटेल्स कि पप्लू को वो पैसे कैसे डाला, कौन से बैंक अकाउंट में डाला, वो बैंक अकाउंट के साथ डील करना, सब कुछ ब्रोकर करता है। ये सब मगजमारी स्टॉक मार्केट वाले नहीं करेंगे। उनको सिर्फ पैसा चाहिए और शेयर्स देना है, बाकी की मगजमारी वो ब्रोकर पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर इतना सब काम कर रहा है तो फ्री में करेगा क्या? क्या फ्री में नहीं करेगा ना, अचार थोड़ी ना फ्री में बनता है। तो ब्रोकर इस चीज के थोड़े से पैसे लेगा, ठीक है। तो पप्लू को शेयर्स खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए वो तो देने ही पड़ेंगे, प्लस ब्रोकर को थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा खुद का काम करवाने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में कैसे होगा? डायरेक्टली ऐसे पैसे और शेयर्स नहीं एक्सचेंज होता, ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। तो ऐसे होगा ट्रांजैक्शन। पप्लू ब्रोकर को पैसे देगा, ब्रोकर पैसे स्टॉक मार्केट को देगा, स्टॉक मार्केट उसको शेयर्स देगा, वही शेयर्स ये ब्रोकर पप्लू को दे देगा, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता, ये बीच में डीमैट अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, सब कुछ है, लेकिन ट्रांजैक्शन अगर ऊपर ऊपर से समझना है तो ऐसे होता है। अब ब्रोकर ये काम फ्री में करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा भाई? घर तो चलाना पड़ेगा ना। तो घर चलाने के लिए वो बोलेगा भाई ये काम करने के मैं पैसे लूंगा, मैं फ्री में कुछ नहीं करूंगा। तो पप्लू को ये पैसे शेयर्स के जो अमाउंट था, शेयर्स की जो वैल्यू थी वो तो देनी पड़ी, प्लस उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। किसको? ब्रोकर को। ये वाला पैसा स्टॉक मार्केट को जा रहा है क्या? नहीं, इसलिए इसका नाम है ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज ब्रोकर को देते हैं। ब्रोकर मतलब जो बीच में एजेंट होता है ना, हिंदी में दलाल भी बोलते हैं। अगर आप बॉम्बे से हैं तो आपको पता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बिल्डिंग है वो रोड का नाम ही दलाल स्ट्रीट है, ठीक है। बहुत नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं वर्ड को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या होता है? एजेंट। जो ब्रोकर होता है वो इंग्लिश में उसको ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको ब्रोकरेज देगा तो ये इतना गुस्सा नहीं करेगा और खुशी खुशी पप्लू का काम कर देगा, पैसे लेगा, देगा, शेयर्स देगा और इसको वापस लाके शेयर्स वापस दे देगा। अब ये सब हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी अच्छा मैं खाली बैठा रहा हूं, मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि ब्रोकर क्या दे रहा है पप्लू को? ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये एक सर्विस है ना, किसी के लिए कुछ करके देना सर्विस है। और सर्विस वाला कौन सा टैक्स था भाई? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ब्रोकर जब ये सर्विस प्रोवाइड करेगा तो जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट बोलेगा भाई ऐसे ही नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो क्या होगा यहां पे? तो यहां पे ये उसको जीएसटी देगा। बट मैंने आपको बताया था कि एंड में कस्टमर को ही जीएसटी भरना पड़ता है। जो बीच में सर्विस प्रोवाइड करने वाले दुकान वाले हैं ये सब सिर्फ जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों कलेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया था कि ऐसे पप्लू जैसे ये ब्रोकर के हजारों कस्टमर होंगे, ठीक है। अगर एक कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरने लगे तो गवर्नमेंट तो पूरे दिन जीएसटी कलेक्ट करती रहेगी, बाकी कोई काम होगा ही नहीं। बट ये हजारों लोग अपना जीएसटी सीधा ये ब्रोकर को देंगे। ये ब्रोकर एक टाइम के बाद, मंथ के बाद या वीकली या डेली, जो भी बेसिस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया,
उस टाइम पे जाके गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी साथ में सबमिट कर देगा, पूरे रिकॉर्ड्स के साथ कि कौन से कस्टमर से कितना जीएसटी आया। तो गवर्नमेंट का काम तो आसान हो गया ना। 1000 लोग उसके दुकान पे आके 1000 रुपया देके गए, ठीक है, और एक ही बंदा उसके दुकान पे आके 1000 रुपया दे, कौन सा इजी पड़ेगा? इधर तो दुकान में भीड़ हो जाएगी ना, यहाँ पे तो ये एक ही बंदा आके पूरी डिटेल्स दे देगा। यहाँ पे तो चिल्लम चिल्ली सब चिल्लाएंगे, अरे मेरा ले लो मेरा ले लो, लाइन में लगेंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है, सब ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी जीएसटी डायरेक्ट ये ब्रोकर जमा करेगा। पर ये जीएसटी किससे लेगा? पपलू से। तो पपलू ब्रोकरेज तो देगा ही, प्लस पपलू उसको देगा जीएसटी। ओके। और ये जीएसटी सर्विस जो लग रहा है, गुड सर्विस टैक्स वाला जो जीएसटी लग रहा है, वो किस पे लग रहा है? ये ब्रोकरेज जो हमने लगाया उसके ऊपर। तो ये जीएसटी भी जो है वो ब्रोकरेज पे ही लगेगा, ये मनी पे नहीं लगेगा। ये तो शेयर का भाव था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो जीएसटी लगा वो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज पे लगेगा, बट देना तो पपलू को ही पड़ेगा। किसको देगा? ब्रोकर को। तो दिख रहा है पपलू बिना ब्रोकर के शेयर ही नहीं ले सकता, उसको शेयर्स लेने हैं तो ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आजकल ब्रोकर ऐसे एक सिंगल पर्सन नहीं होता, पहले पर्सन होता, लोग फोन कर करके शेयर्स खरीदते थे। आजकल सीधा ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या मोबाइल पे ऐप से आप शेयर्स खरीदते हैं, और जो ब्रोकर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, या फिर जीरो था, आपने सुना होगा, ठीक है। ये सारी कंपनीज ब्रोकर्स हैं, इनके थ्रू ही अब लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है। आ गया समझ में ट्रांजैक्शन? अब जो एक्चुअल क्वेश्चंस है वो इतना सब डिटेल में समझने को नहीं बोलते, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया इसलिए समझाया, ठीक है। पैसा अलग है जो शेयर्स के लिए दिया था, ब्रोकरेज अलग है, और जो जीएसटी है वो सिर्फ ये ब्रोकरेज पे लगेगा, इसलिए मैंने ब्रोकरेज प्लस जीएसटी लगाया हुआ। ओके। ये जीएसटी की रेट फिक्स मैं बता नहीं रहा, बिकॉज हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, बट अभी ये 18% होती है, ठीक है। बट हो सकता है ये चेंज हो, बिकॉज गवर्नमेंट ये रेट्स चेंज कर सकती है, 12 भी कर सकती है, 28 भी कर सकती है, डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। एकदम क्लियर हो गया? तो ये जो पैसा दिया ना, ये हमने किस चीज का पैसा दिया? शेयर्स का, मार्केट से एक प्राइस पे लेने के लिए। तो ये जो पैसा हम देते हैं ना, इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। लेकिन ये पपलू को सिर्फ ये पैसा देना पड़ रहा है क्या शेयर के लिए? नहीं, ये भी देना पड़ता है। तो ये पूरा मिला के जो पैसा होता है ना, इसको बोलते हैं परचेज वैल्यू। ये सारा मिला के जो होता है, इसको बोलते हैं परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। परचेज मतलब खरीदना ना, तो शेयर खरीदने के लिए पूरा जो उसने पैसा दिया, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। इज दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर? नो, मार्केट वैल्यू तो ये जो पैसा दिया वही है, लेकिन उसके ऊपर ब्रोकरेज दिया, अगर जीएसटी मेंशन किया तो जीएसटी दिया, और ये पूरा पैसा टोटल मिलाया, उसको बोलते हैं परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। आया समझ में बच्चों? ये सेम चीज जब पपलू को शेयर बेचना होगा ना, तो भी वो डायरेक्टली ऐसे स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग के सामने जाके नहीं बोल सकता अरे मेरा शेयर खरीद लो, उसको ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा। तब भी ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ब्रोकरेज लेगा। तब क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये परचेज कर रहा है तब भी ब्रोकरेज लगेगा। तो सब कुछ मिला के जो पैसा होता है उसको बोलते हैं परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर मैं आपको परचेज वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला पूछूं तो क्या आएगा? मार्केट वैल्यू तो आएगा ही, प्लस ब्रोकरेज, प्लस अगर जीएसटी लगा तो जीएसटी भी आएगा, ठीक है। तीनों को मिला के बनेगा। अगर क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दिया है ना, तो हम लोग जीएसटी नहीं लेंगे तो चलेगा। आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, एक आध क्वेश्चन में उन लोगों ने ऐसा दिया हुआ है कि जीएसटी मेंशन नहीं किया है तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। बिकॉज अगर जीएसटी नहीं मेंशन किया तो हवा में 18% नहीं ले सकते, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर भी यूज होने वाली है, लास्ट ईयर भी यूज हो रही थी, हो सकता है जीएसटी रेट चेंज हो गया। अगर टेक्स्ट बुक ने हमको क्वेश्चन में जीएसटी रेट नहीं दिया तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई यार लास्ट ईयर 18% था, चल 18% लगा देते हैं। कुछ तो लगाते हैं ना एक्स्ट्रा, टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी। टीचर बोलेगी होशियारी मत मारो, क्वेश्चन में नहीं दिया जीएसटी तो नहीं लेंगे, ठीक है। बोर्ड से अगर कोई रूलिंग आई कि नहीं जीएसटी नहीं दिया तो भी लेना पड़ेगा, तो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। अभी ऐसा ही लेना है कि अगर जीएसटी क्वेश्चन में दिया है तो ही कैलकुलेट करना है, वरना नहीं करना है। ओके। तो मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जो शेयर की वैल्यू है, परचेज वैल्यू जो शेयर खरीदने के लिए पूरा टोटल पैसा जो आप ब्रोकर को देते हैं उसको बोलते हैं परचेज वैल्यू। ओके। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200 if the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share। ठीक है, मार्केट वैल्यू दिया है शेयर का, उस पर ब्रोकरेज कितना लगेगा वो भी दिया है,
जीएसटी नहीं दिया तो हम जीएसटी नहीं कंसिडर करेंगे। देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। पहले इसको रफ में सॉल्व करते हैं। यार एक ही शेयर, देखो नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिए, मतलब हम लोग को पता है कि वो एक ही शेयर खरीद रहा है 200 रुपए का। ठीक है, ये क्या है? मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज होता है 0.3%। ये जो ब्रोकरेज है ये हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है। याद है डिविडेंड जो था वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता था। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट से शेयर खरीद के दे रहा है ना आपको। तो यहां पे आया 0.3% मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू कितना है? 200। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाएगा आपको। 0.3 इंटू 200 मतलब 3 इंटू 20, 60 अपॉन 100 ऐसे होएगा ना। मुझे पता है ये 0 कैंसिल करके सीधा भी लिख सकता हूँ 0.3 इंटू 2.6, लेकिन बहुत बच्चों को इसमें मिस्टेक होने का चांस होता है, इसलिए मैंने क्या किया, 0 कैंसिल नहीं किया, 0.3 को 200 से मल्टीप्लाई किया। ये 0 के साथ एक डेसिमल चला जाएगा, बचेगा 3 इंटू 20 विच इज 60, और 60 अपॉन 100 कैसे लिख सकते हैं? 0.6 ना, ये 0 कट। तो कितना ब्रोकरेज लगा? एक शेयर खरीदने पर ₹0.6 ब्रोकरेज लगा। उसने क्या पूछा है? परचेज वैल्यू ऑफ शेयर निकालो। परचेज वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या आएगा फिर बताओ? जो मार्केट वैल्यू है वो तो देना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज कान के नीचे बताएगा, बोलेगा मार्केट वैल्यू तो दे, और ब्रोकर बोलेगा मैं क्या अचार बनाऊं, मेरा ब्रोकरेज कौन देगा? तो वो भी ये बंदा ही देगा ना जो शेयर ले रहा है। तो मार्केट वैल्यू था 200 और ब्रोकरेज कितना था? 0.6। कैलकुलेट करके आया 200.6 रुपीज। तो परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर क्या आई? 200.6। डिफरेंस समझ में आया परचेज वैल्यू और मार्केट वैल्यू में? मार्केट वैल्यू इज द प्राइस ऑफ द शेयर। जो आप न्यूज चैनल्स देखते हो फाइनेंस की, तो उसमें वो टिकर जो जाता है ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक नीचे रोल हो के वर्ड्स आते रहते हैं, स्टेट बैंक वगैरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो जो है ना उस पे जो प्राइस लिखी होती है वो मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन वो पैसे में आपको शेयर मिलता भी नहीं है और आप खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ब्रोकर अपना पैसा भी लगाएगा। तो परचेज वैल्यू में वो ब्रोकरेज भी आ जाएगा। जीएसटी दिया होता क्वेश्चन में तो प्लस जीएसटी भी आता। ठीक है, ये परचेज वैल्यू को पीवी नहीं लिख सकते। कोई बच्चा डाउट पूछे उसके पहले ही बता रहा हूं, पूरा वर्ड परचेज वैल्यू लिखना पड़ेगा। एक्चुअली देना चाहिए था शॉर्ट फॉर्म, लेकिन पता है ना टेक्स्ट बुक वाले ऐसे देते नहीं है अपने को। अपना काम आसान हो जाए, थोड़ा बहुत आसान करेंगे, एमवी लिख दिया, एफवी लिख दिया, पीवी नहीं, पीवी तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो ऐसे आएगा इसका सोल्यूशन फेयर में। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज और ब्रोकरेज रेट दिया हुआ है 0.3%। आपको फाइंड करना है परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। सोल्यूशन, ब्रोकरेज रेट दिया है मतलब ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रोकरेज का फॉर्मूला होता है वॉट एवर परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू। क्या परसेंटेज है ब्रोकरेज का? 0.3%, उसको लिख दिया 0.3 ऑफ मार्केट वैल्यू, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू 200। ये सॉल्व करके मैंने आपको बताया आता है 0.6। यहां पे कट करके भी 0 कट, 0.3 इंटू 2.6। परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो अभी कोई एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे है नहीं। मार्केट वैल्यू 200, ब्रोकरेज 0.6, आंसर आ गया ₹200.6। फाइनल आंसर लिख दिया, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹200.6। अब ये भले 0.6 आपको लग रहा हो अरे इतना छोटा सा वैल्यू है क्यों डालने का? यार लोग एक शेयर नहीं खरीदते, हजार शेयर खरीदते हैं। अगर 1000 शेयर खरीदा तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1000। ये तो सिर्फ एक शेयर के ऊपर 0.6 लग रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में देखो 1 शेयर दिया हुआ है, ये परचेज वैल्यू ऑफ 1 शेयर है। ठीक है, तो ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इसलिए हमेशा कैलकुलेट करना है। एक शेयर का दिया था इसलिए यहाँ पे एक लाइन कम आई, और नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते तो हम लोग को ये 0.6 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट से। कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों ऐड किया है, फॉर्मूला रट्टा मत मारो। वर्ड का मतलब समझो, परचेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज, तो आपको खुद ब खुद फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। एक ही शेयर है, 1000 रुपए में बेचा है, सोल्ड, याद रखना। अभी तक हम सिर्फ परचेज देख रहे थे। किसके थ्रू बेचेगा? डायरेक्टली शेयर मार्केट में बेच सकता है क्या? नहीं, ब्रोकर के थ्रू बेचेगा। और ब्रोकर क्या कलेक्ट करेगा? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%।
व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1000 रुपए का शेयर बेचा तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ पैसा उसको ब्रोकरेज को देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ये 1000 रुपए से कम होगा। ट्रांजैक्शन समझने के लिए फिर से देख लो, पप्लू को शेयर बेचने तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को नहीं बेच सकता। ठीक है, उसको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वो शेयर्स पहले ब्रोकर को देगा, ब्रोकर क्या करेगा, ये शेयर्स जाके स्टॉक मार्केट में बेचेगा। फिर क्या आएगा, पैसा जो आएगा ना वो स्टॉक मार्केट इसको देगा और यही ब्रोकर पप्लू को आके पैसा देगा। ब्रोकर ये सब काम फ्री में करेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, वो ब्रोकरेज कलेक्ट करेगा, प्लस वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। ये जीएसटी वो किसको पे करेगा, ये जीएसटी वो पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके पहले के ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, पैसे दे रहा था, शेयर कलेक्ट कर रहा था, अब वो शेयर्स बेच रहा है और पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया ना, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, ये अमाउंट नहीं है वो, क्योंकि ये अमाउंट में से पप्लू को ये वाला पैसा छुट्टा निकाल के देना पड़ेगा ब्रोकर को। ठीक है, ये जो शेयर्स बेच के पैसा मिला उसमें से माइनस होगा, ये वाला पैसा जाएगा ना उसकी जेब में से। देखो आप दे रहा है ना पैसा, वो ऐसा नहीं कि शेयर्स जब बेचेगा तो ब्रोकर एक्स्ट्रा पैसा देगा, नहीं, ब्रोकर ये लेने देने की, बेचने की और सेल करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हर बार आप बेचो के सेल करो उसको ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा। तो जो भी पैसा मिला उसमें से ये वाला पैसा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पप्लू को अपनी जेब से देना है पैसा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी पैसा मिला, ठीक है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी जो आता है ना, वो एक ब्रैकेट में लिख लो, ये चीज उसमें से माइनस होगी, क्योंकि ये पैसा पप्लू को अपनी जेब से देना पड़ेगा। आ गया समझ में? पक्का? ये एरो देख लेना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये पप्लू से ये एरो ब्रोकर पे जा रहा है, ये वाला एरो पप्लू पे आ रहा है, मतलब ये वाले पैसे पप्लू को आ रहे हैं, ये वाले पैसे पप्लू के पास से जा रहे हैं, तो ये माइनस करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहले रफ में करते हैं। मार्केट वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 1000 रुपीज। ब्रोकरेज कितना पे किया है, 0.1%। तो ब्रोकरेज का कैलकुलेशन कैसे करोगे, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए फेस वैल्यू दे देंगे आपको, याद रखना है ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। ये 0.1% मतलब 0.1 अपॉन 100। बच्चों परसेंटेज का साइन मतलब अपॉन 100 होता है। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू है 1000, ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ जीरो कट, 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1 रुपीज। ठीक है, एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा ना, ये डेसिमल इधर चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो आपको आ गया ब्रोकरेज 1 रुपीज। अब ये अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा जो भी मार्केट वैल्यू है वो तो मिलेगा, लेकिन उसमें से माइनस ब्रोकरेज भरना पड़ेगा। क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दिया है इसलिए जीएसटी नहीं लिख रहा, अगर जीएसटी दिया होता तो जीएसटी भी माइनस करना पड़ता। ठीक है, वो जीएसटी आप ऐसे जीएसटी माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी अलग से कैलकुलेट करो और वो मार्केट वैल्यू में से माइनस कर दो। ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर माइनस ही आने वाला है, पता है ना। बट ये क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दिया है तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए, और ब्रोकरेज बेचारा 1 ही रुपया ले रहा है। 1000 माइनस 1 कितना हुआ, 999 रुपीज। What is this 999 rupees? Amount received after the sale. ठीक है, is it the market value? No, market value of the share is 1000. ठीक है, स्टॉक मार्केट तो 1000 रुपया ही लेगा, लेकिन ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 रुपया उसको जो मिला ना, उसमें से 1 रुपया उसने ब्रोकर को दिया, तो फाइनली उसको कितना पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल 999। आ गया समझ में? एकदम इजी है। चलो फेयर में देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे आ जाएगा, मार्केट वैल्यू 1000, ब्रोकरेज रेट 0.1%, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल पूछा है ना। सोल्यूशन क्या आएगा, ब्रोकरेज इज 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू। 0.1% मतलब 0.1 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, बचा 0.1 into 10 विच इज ₹1। नाउ अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। माइनस होगा ब्रोकरेज क्योंकि हम बेच रहे हैं ना, तो बेचते टाइम भी जो पैसा हमको मिलेगा उसमें से ब्रोकरेज माइनस होगा। अगर फॉर्मूला रटोगे ना
तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन अगर समझोगे कि ये इधर माइनस क्यों हो रहा है, जब आप परचेज वैल्यू खरीद रहे थे तब ये ब्रोकरेज ऐड हो रहा था, जब आप बेच रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपके पास आ रहा है। जब आपके पास पैसा आएगा तो मार्केट वैल्यू में से जो भी पैसा आपके हाथ में है आपको थोड़ा सा ब्रोकर को देना पड़ेगा, इसलिए माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, 1000 माइनस 1 विच इज 999, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज 999। आया समझ में? ये माइनस समझ में आया क्यों सेल के टाइम? पक्का? पपलू का एग्जाम्पल इमेजिन करके देखना। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करना कि आप ब्रोकर को शेयर्स दे रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है, फिर वो पैसा मिला उसमें से आप थोड़ा सा ब्रोकरेज उसको काट के दे दोगे तो वो माइनस होगा। जब आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप शेयर का पैसा दोगे, आपको शेयर मिलेगा नहीं तुरंत, बिकॉज ब्रोकर बोलेगा मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो जब परचेज वैल्यू शेयर खरीदोगे तो प्लस होगा ब्रोकरेज, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे। जब आपके पास पैसा आएगा मार्केट वैल्यू का, उसमें से ब्रोकरेज कम होगा तो आपको हाथ में कम पैसा मिलेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब आप चीजें खरीदने जाओगे तब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ब्रोकरेज तो प्लस। जब आप चीजें बेचने जाओगे तो आपका और पैसा कटेगा, तो माइनस। ओके, सेम होना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो कॉपी करो फटाफट। डन, नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चन 3 में दिया है, fill in the blanks given in the contract note of a sale purchase of shares। कॉन्ट्रैक्ट नोट ये होती है जब आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो ब्रोकर होता है या जो एक्सचेंज होता है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपने कौन से शेयर कितने खरीदे, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या है, ब्रोकरेज कितना भरा, उस पर जीएसटी कितना दिया, एंड उसके बाद जो टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स आई वो क्या है। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है, देखो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है। अब सेल परचेज मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन में बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। बी का मतलब है बाय और एस का मतलब है सेल। दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 100 शेयर्स बाय हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स यहां पे करनी है, ये अलग से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे 75 शेयर्स हैं दूसरे, वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरनी है। तो एक पेज पे हम लोग ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दूसरे पेज पे ये वाला। अब ये प्रॉब्लम जब एक्चुअली लिखने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने बोली है, लेकिन है बहुत सिंपल। डिटेल ज्यादा मांगी है तो लंबा तो होने वाला है। अब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगा? 100 शेयर्स बाय कर रहा है 45 रुपीज पे, एक शेयर का 45 रुपीज है ना मार्केट वैल्यू, तो 100 का कितना होगा? 45 इंटू 100, करेक्ट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा ना, तो मुझे मिल जाएगा 4500 टोटल वैल्यू। ओके, अब ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू एक शेयर का 45 है और उस पे कैलकुलेट किया, आप ऐसे भी कर सकते हो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू मतलब 45, फिर ये जो भी वैल्यू आया, और टोटल ब्रोकरेज क्या होगा? ये तो एक शेयर पे है ना, ऐसे 100 शेयर्स है तो 100 पे आएगा टोटल, वो यहां पे भरेंगे। लेकिन ये 4500 तो ये 100 शेयर का मार्केट वैल्यू ही है ना, 4500 इसमें से ही आया है। एक शेयर का मार्केट वैल्यू 45 है, 100 शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या है? 4500। तो ये ब्रोकरेज सीधा मैं इस पे ही कैलकुलेट करूंगा तो मुझे टोटल ब्रोकरेज मिल जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कैलकुलेट करो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू कितना है? 45। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 45 इंटू 0.2 मतलब 9, 0.09 रुपीज। ये एक शेयर पे ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। टोटल ब्रोकरेज क्या होगा? टोटल ब्रोकरेज होगा जो भी एक शेयर का है 0.09 इंटू टोटल कितने शेयर्स हैं? 100, तो इंटू 100। तो क्या आ गया? 2 डेसिमल जाएंगे, 2 जीरो इसलिए 9, तो 9 रुपीज आ गया। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ 4500, क्योंकि ये 4500 पे ही ब्रोकरेज भर रहे हैं ना मार्केट वैल्यू पे। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 0.2 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4500, जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, 0.245 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 9 रुपीज। इधर भी सेम आया, इधर भी सेम आया, लेकिन इधर एक ही स्टेप में आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? या तो पहले मैं एक शेयर पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करूं
और फिर उसको मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करूं, या फिर मैं क्या करूं, टोटल मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज कैलकुलेट कर दूं, तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। यहां पे 2 स्टेप करने पड़े, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, आया समझ में, पक्का, ओके। तो अगर मैं 4500 पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करता हूं तो 9 रुपीज आता है, 0.2% है ना ब्रोकरेज, देखो यहां पे लिखा हुआ है। आपको प्रॉब्लम है ना तो चुपचाप ये वाले स्टेप्स फॉलो करना, दोनों सेम है, दोनों भी कोई रॉन्ग नहीं है। ये ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, टोटल ब्रोकरेज क्या आएगा इंटू 100, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपको 9 रुपीज। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, हमको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल होता है ना, देखो 9% है, तो एक कैलकुलेट करेंगे दोनों मिल जाएगा, तो 9 रुपीज के ऊपर ही सीजीएसटी आएगा। याद रखना है जीएसटी जो है उसमें एस क्या है, सर्विस, ब्रोकर अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसी पे जीएसटी लग सकता है। तो सर्विस प्रोवाइड करने का ब्रोकर कितना पैसा ले रहा है, 9 रुपीज, तो 9 रुपीज पे ही लगेगा। ये 4500 रुपीज ब्रोकर ने सर्विस प्रोवाइड करी है क्या, नहीं, ब्रोकर ने तो ये पैसा शेयर मार्केट को दिया, शेयर मार्केट ने शेयर्स दिए, वो इसने जो कस्टमर है उसको दे दिए, पर ब्रोकर ने ये काम करने के, ये सर्विस प्रोवाइड करने के 9 रुपए लिए, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पक्का समझा। तो ये 9 रुपीज पे 9% जीएसटी कितना आएगा सीजीएसटी, देखो तो मैं बताऊंगा सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ 9 रुपीज, जो आ जाएगा 9/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 9 जरा आ जाएगा 81/100, 81/100 मतलब 0.81 रुपीज। ये सीजीएसटी भी है एसजीएसटी भी है, तो यहां पे आएगा 0.81 रुपीज और ये भी 0.81 रुपीज। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या आएगा, ये सब ऐड करेंगे, 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। अगर पप्पू को ये शेयर खरीदना है तो उसको सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, तब जाके उसको शेयर मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, 4500 प्लस 9 हो जाएगा 4509, 81 होता है 162, मतलब 1.62, 4509 में 1 डाला 4510.62। आप अलग से कैलकुलेट करना प्लस करके, अगर नहीं आता है तो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में अच्छे हो तो ओरली भी कर सकते हो। ये चारों को ऐड किया, यार करके बता देता हूं, नहीं तो फिर कोई बच्चा बोलेगा अरे सर कैलकुलेशन तो हमको समझता ही नहीं है, फिर क्या था 9, फिर था 0.81, 0.81 ऐसे ही था ना। तो अब ये सारों को ऐड करना है आपको, 0.0000, 1 + 1 2, 8 + 8 16, 1 आ गया, 9 + 1 10, 1 आ गया, यहाँ पे 154, क्या आ गया 4510.62, ठीक है। तो इसका आंसर आपको एकदम इजीली मिल गया। तो एग्जाम में ऐसे जाके लिखोगे तो 0 मिलेगा, इसलिए हम लोग देखेंगे इसको फेयर में कैसे करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को लॉजिक सिखा रहा था कि दिमाग में कैसे समझ आता है कि कैलकुलेट क्या क्या करना है। फेयर में देखो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट 100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹45, ये तो क्वेश्चन में दिया था। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। एक शेयर कितने का, 45 का, और टोटल शेयर 100, तो आ गया 4500। हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे इसके पहले, ब्रोकरेज इज सम % ऑफ मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमेशा एक शेयर दिया था आपको। इस केस में 100 शेयर्स है, तो अगर मुझे टोटल ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है ना, तो यही फॉर्मूले में नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आपको चाहिए तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हो 100 की जगह पर, तो आपको फॉर्मूला और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो अगर खाली ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता एक शेयर पे तो ये फॉर्मूला था, फिर आप टोटल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 है। तो एक ही लाइन में करना है तो आप लिख सकते हो टोटल ब्रोकरेज इज दिस। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है कि एक शेयर पे इतना है तो टोटल शेयर्स पे निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देने का। ये यहां पे ऐसे आ जाएगा, मैंने कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर चाहिए तो फिर से देख लेते हैं। 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, 45 × 0.2 आ जाएगा ₹9। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज एंड एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मैंने जानबूझकर ब्रोकरेज लिखा है, जनरली लोग सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं, बट जीएसटी जो सर्विस है वो सिर्फ ब्रोकरेज पे लगेगी। याद रखना, इस पे मत लगा देना जीएसटी, नहीं लगेगा।
ये कोई सर्विस नहीं है, ये तो शेयर की वैल्यू है। सर्विस ये है जो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है और ब्रोकर उसका पैसा ले रहा है, ठीक है। तो 9% है उसका रेट दिया हुआ है टेबल में, ऑफ कितना ब्रोकरेज है, ₹9। 9% मतलब 9/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 9, 9 9 आ जाएगा 81, 81/100 आपको मिलेगा 0.81। तो ये हो गया आपका सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, दोनों साथ में कैलकुलेट किया। ऐसे मत सोचना कि टोटल दोनों मिला के 0.81 है। ये तो हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 में देख लिया था कि सीजीएसटी भी 0.81 है, एसजीएसटी भी 0.81, दोनों अलग अलग लग रहा है। खाली जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया आपने, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 0.81 आ गया। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या आएगा, जो स्टार्ट में 4500 दिया वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू जो टोटल वैल्यू थी, फिर ब्रोकरेज, फिर उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये चारों को ऐड किया तो मैंने रफ में आपको बताया कि टोटल ये आता है। फिर ये सारी वैल्यूज हमने इसमें भर दी कि ये 4500 है, ये 9 है, ये 0.81 ये सबको मिला के 4510.62। लास्ट में ये टेबल बनाना है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसी होती है, ठीक है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके फटाफट से ये कॉपी करो और एक एक वर्ड समझना है। यहां पे शेयर्स बाय हो रहे हैं, ठीक है। रट्टा मार के ऐसे मत सोचना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला तो ऐसे का ऐसा आएगा। डन? कर लिया कॉपी? ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक का लेक्चर ठीक से देखा है तो आप यहां पे जो कॉमन मिस्टेक हो वो नहीं करेंगे। ये सेल ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा अलग आने वाला है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड है ना, सेकंड क्वेश्चन ठीक से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना, वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे, जब बाय करते हैं तब टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स, और जब सेल करते हैं तब अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर्स, ऐसे वर्ड्स है ना, ये वही है, ठीक है। बाय के लिए और सेल के लिए दोनों ने सेम वर्ड यूज करा है, बट सेल में आपको ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ब्रोकरेज को मैं एक्चुअली सब बता दूंगा तो आप लोग को समझ जाएगा, इसलिए आपको ये खुद से ट्राई करना है। मिस्टेक होगी तो अच्छा है, ताकि अभी आपको समझ जाएगा कि मिस्टेक्स यहां पे कर लेंगे, आगे जाके हम नहीं करेंगे। तो सेकंड वाला जो ये वाला पार्ट है, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और अभी क्या भी करो, रफ में करो चलेगा, ठीक है, लेकिन खुद से ट्राई करना है। करो वीडियो पॉज, करना है वीडियो पॉज, वीडियो आगे मत जाने दो। डन? कर लिया? चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप चेक करो आपको सेम आया कि नहीं। टोटल वैल्यू क्या होगी, 75 शेयर्स है, 200 रुपए का एक शेयर है, सेल किया तो उसको टोटल शेयर्स का कितना पैसा मिलेगा, 75 मल्टीप्लाइड बाई 200, 75 2 होता है 150 और बाद में 2 जीरो आएंगे तो उसको 15,000 रुपीज मिलेंगे। ब्रोकरेज 0.2% देना पड़ेगा। अभी मैं ब्रोकरेज कैलकुलेट करूं कि टोटल ब्रोकरेज करूं, ब्रोकरेज कितना होगा, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर मुझे टोटल ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है हर शेयर के ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा 0.2% मतलब 0.2/100। मार्केट वैल्यू एक शेयर का है कितना, 75, नहीं वो नंबर ऑफ शेयर्स है, 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 75। ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 75 2 आ जाएगा 150। 150 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 30 रुपीज, है ना। देखो 150 को 0.2 से करोगे तो ये जीरो इसको दे देंगे तो बन जाएगा 2 और 15 2 क्या हो जाएगा 30। ओके, ये डेसिमल चला जाएगा ना, ये डेसिमल चला जाएगा, जीरो इसको देंगे तो आंसर आ गया 30। तो ये 30 हो गया अपना टोटल ब्रोकरेज, ठीक है। अब इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा 9%, एसजीएसटी भी 9% लगेगा, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, रफ में कर रहा हूं, फेयर में आपको बताऊंगा करके। 9% ऑफ 30 विच इज 9/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 30, जीरो के साथ जीरो कट, 9 3 27/10 विच इज 2.7 रुपीज। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई ये भी 2.7, ये भी 2.7। अब टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपने बिना सोचे समझे रटा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखा और सोचा नहीं ऐसे ही कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और आंसर निकालेंगे और देखेंगे अरे आंसर कैसे लगा रहा है, टेक्स्ट बुक में तो आंसर रॉन्ग दिया है। बिल्कुल रॉन्ग नहीं दिया है बच्चों, ये सेल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब एंड में सपोज ये पपलू है और पपलू ने ये शेयर्स पहले बेचे थे तो कितना पैसा मिला, बाय किए थे तो कितना मिला, और अब ये बेचेगा तो उसको कितने मिलेंगे वो लिखना है। तो वो जब शेयर बेचेगा तो उसको 15,000 तो शेयर की वैल्यू मिलेगी,
लेकिन बीच में ब्रोकर क्या बोलेगा, मैं क्या अचार बनाऊं? ये 15,000 जो मिले उसमें से ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा, कितना? 30 रुपीज। फिर ब्रोकर बोलेगा भाई मुझे जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जीएसटी भी तेरी जेब से निकाल, तो ये भी उसकी जेब से निकलेगा। तो 15,000 जब आए तो पूरे नहीं आएंगे, उसमें से ये सब काट के मिलेगा। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? 15,000 में से माइनस होगा। जब यहां पे कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि कुछ वैल्यू थी प्लस उसको उतने में ही शेयर नहीं मिलेंगे, उसको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्लस हो रहा था। यहां पे उसको पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे मिलेंगे। मैंने बोला था ना ये दुनिया क्या है, बड़ी मतलबी है, कम पैसे देगी, लेगी तब ज्यादा लेगी और देगी तब कम देगी। तो जब ले रही थी तो इतने में नहीं दिया, प्लस करके ज्यादा देना पड़ा। जब दुनिया पैसा वापस दे रही थी तो कम देगी, 15,000 नहीं देगी, उसमें से माइनस होगा। तो ये तीनों वैल्यू माइनस करके जो आंसर आएगा वो यहां पे आएगा। आया समझ में? तो माइनस में हम लोग ये पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे इनको ऐड करके, ताकि तीनों माइनस हो जाए साथ में, इजीली माइनस हो जाएगा। या फिर आपको चाहिए तो तीनों अलग अलग माइनस कर लो, बहुत टाइम है लाइफ में। आया समझ में? आया खुद से आंसर? ये क्या आया जल्दी कमेंट्स में बताओ मुझे। अभी फटाफट से हर एक बच्चे को ये आंसर लिखना है, कॉपी मत करना किसी का ऊपर का देख के, ऑनेस्टली जो आंसर आया वो लिखना। चलो फेयर में देखते हैं कैसे करना है। तो ऐसे आएगा सोल्यूशन इसका फेयर में। सेल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ये। तो यहां पे देख लो, ये सब कुछ सेम है, यहां पे लिखा वो कोई चेंज नहीं आने वाला। जो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या वैसे ही करना है, एसजीएसटी सीजीएसटी भी वैसे ही कैलकुलेट किया। मेन चेंज आएगा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स में। 15,000 रुपीज शेयर्स के मिले, लेकिन उसमें से ब्रोकरेज देना पड़ेगा इसलिए ब्रोकरेज माइनस, सीजीएसटी भी देना पड़ेगा इसलिए वो माइनस, एसजीएसटी भी देना पड़ेगा इसलिए वो माइनस। तो ये तीनों माइनस होंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया पूरे का पूरा, तो इसका मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा और ये अंदर सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज को ऐड करना, फिर जो आया वो माइनस कर देना 15,000 में से, तो भी सेम आएगा। तो ऐसे करोगे तो भी ये आंसर आएगा, और मैंने जैसे पहले करके बताया था आपको वैसे करोगे तो भी आपको सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, याद रखना है ये चीजें माइनस होगी उसमें से, तो ये आंसर आएगा। आया समझ में? फिर ये देख के आपको ये टेबल यहां पे बना के भर देना है। मैंने दोनों का अलग अलग भरा है क्योंकि मैंने दोनों अलग पेज पे करा है, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे और ऐसे दो क्वेश्चन है तो पूरा टेबल साथ में भर के बताना है। ठीक है, यहां पे रुपीज लिखना मत भूलना, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। डन? चलो फटाफट से ये कॉपी करो और दिमाग में रखना, रट्टा मत मारना, क्यों ये माइनस हुआ वो समझ में आना चाहिए आपको, उसके जेब से ये पैसे जा रहे हैं। डन? तो 4.4 के लेक्चर 1 में मैंने आज आपको क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2 कराया एंड क्वेश्चन 3 कराया, और हमने ब्रोकरेज का बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, ये यहीं पे खत्म करते हैं एंड लेक्चर 2 में हम लोग इसका क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 भी खत्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। नहीं किया है तो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो खत्म होगा उसके बीच में गोल बटन आएगा, उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से जल्दी वो लेक्चर देख सकें। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बाकी लोगों से शेयर कीजिए ताकि चैनल को ज्यादा सपोर्ट मिले और मुझे और मोटिवेशन आए आपके लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।